स्क्रीन पे हिंदी व्याकरण कक्षा 8 का पाठ पुस्तक का ऊपरी पृष्ठ नजर आ रहा है। बच्चों, आप लोगों ने लेसन 1 को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, उसके प्रश्न उत्तर को भी लिख लिया होगा और बाकी सारे प्रश्न उत्तर आपने अच्छी तरह से उतार लिए होंगे। आज बच्चों मैं आपको आपके वर्ग 8 का लेसन 2 पढ़ाऊंगी, वर्ण विचार। बच्चों, आपके स्क्रीन पर आपका पाठ 2 वर्ण विचार नजर आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि भाषा को लिखने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे लिपि कहते हैं। लिपि वर्णों के लिखने का ढंग भी कहलाता है और प्रत्येक वर्ण के लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। वर्ण को मूल ध्वनि भी कहते हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए लिपि चिन्ह की आवश्यकता होती है, यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। आशा है बच्चों आपने लिपि और वर्ण को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक वर्ण के लिए एक लिपि चिन्ह निर्धारित होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। आइए बच्चों, अब मैं आपको वर्णमाला बताती हूँ। किसी भाषा में जितने वर्ण होते हैं उसकी निश्चित समूह से वर्णमाला बनती है। बच्चों, इसकी परिभाषा हुई वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की इन ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। बच्चों, स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आइए बच्चों, अब मैं आपको स्वर के भेद के बारे में बताती हूँ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा पल्लव। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 है, अ, ई, उ और री। आइए बच्चों, अब मैं आपको दीर्घ स्वर के बारे में बताती हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। पलुत स्वर जो कि स्वर की तीसरी प्रकार है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें पलुत स्वर कहते हैं और जिनका चिन्ह एस के समान होता है। इसको पुकारने में जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम किसी को जोर से बुलाते हैं, जैसे राम, ओम आदि। बच्चों, हर स्वर के साथ उसकी मात्राएं होती हैं और आपकी स्क्रीन पर स्वर के साथ उसकी मात्राएं स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं, जिसे आप अच्छी तरह से देख लेंगे। अ की मात्रा नहीं होती है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आइए बच्चों, अब मैं आपको अयोवाक के बारे में बताती हूँ। हिंदी की वर्णमाला में प्राय स्वरों के साथ अंग तथा अह को लिखा जाता है, परंतु ये पूर्ण रूप से स्वर और व्यंजन नहीं माने जाते। अनुस्वार शिरोरेखा के ऊपर एक छोटी सी बिंदु को कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग नासिक के व्यंजन है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, जैसे संसार, मयन आदि। अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक ध्वनियों में हवा मुख के साथ नाक से निकलती है। इसे दर्शाने के लिए चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाते हैं, जैसे आंख, पांच इत्यादि। विसर्ग बच्चों, इसका उच्चारण लगभग ह के समान किया जाता है। इसे व्यंजनों के पीछे लगाया जाता है और इसका चिन्ह 2 छोटे बिंदु होते हैं और इसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत भाषा में किया जाता है, जैसे अतः, प्रायः इत्यादि। आगत स्वर वो अतिरिक्त ध्वनियां जो हिंदी भाषा में अन्य दूसरी भाषाओं से आते हैं, इसे आगत स्वर कहते हैं, जिसका प्रयोग ज्यादातर अंग्रेजी भाषा के लिए किया जाता है, जैसे बॉल, चौक, डॉक्टर इत्यादि। आइए बच्चों,
अब मैं आपको हलंत के बारे में बताती हूँ। जब स्वर के बिना किसी व्यंजन को लिखा जाता है तब वर्ण के नीचे तिरछी रेखा लगाई जाती है, जिसे हलंत कहते हैं, जैसे अद्भुत, छुट्टी इत्यादि। बच्चों, ये हमने स्वर के प्रकार पढ़े। अब मैं आपको व्यंजन के बारे में बताती हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 तरह के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों, तालु, दांत, ओष्ठ आदि से स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, ना ही वायु रगड़ खाकर निकलती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य और व को भी अर्थ स्वर या अर्थ व्यंजन माना जाता है। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन हैं। आइए बच्चों, अब मैं आपको व्यंजन के तीसरे प्रकार ऊष्म व्यंजन के बारे में बताती हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से गर्म ऊष्म होकर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, श और ह 4 ऊष्म व्यंजन हैं। बच्चों, हिंदी में कुछ और ध्वनियां होती हैं, जैसे ढ तथा ढ़। ढ तथा ढ़ का उच्चारण दोनों ही दृष्टियों से अलग अलग होता है, जैसे सड़क, पकड़, पढ़ाई, बूढ़ा इत्यादि। आइए बच्चों, अब मैं आपको संयुक्त अक्षर के बारे में बताती हूँ। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर हैं: छ, त्र, ज्ञ और स। इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। यह 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इन्हें मिलाकर बोला या लिखा जाता है। जैसे छ जो क और श से मिलकर बनता है, जैसे क्षति, क्षमा इत्यादि। त्र जो त और र से मिलकर बनता है, जैसे त्रिभुज, त्रिशूल। ज्ञ जो ज और अ से मिलकर बनता है, ज्ञानी, प्रज्ञा। श्र जो श और र से मिलकर बनता है, जैसे श्रमिक, श्रुतलेख इत्यादि। द्वित्व व्यंजन जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा होती है उसे खड़ी पाई कहते हैं। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई मध्य में होती है उन्हें गुंडी लगाकर अगले व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है, जैसे क प्लस त, तो ये हो जाता है वक्त। बच्चों, अब आपके सामने र के विभिन्न रूप हैं। र के मेल से बनने वाले संयुक्त व्यंजन बनाने के कुछ नियम हैं। जैसे र में अगर आप नीचे एक छोटी सी लकीर खींचते हैं तो भी वह र की मात्रा हो जाती है। अगर आप एक छोटा सा रेफ ऊपर की ओर लगाते हैं तो वो भी र का ही रूप होता है। जैसे र में अगर आप नीचे छोटा सा डंटा लगाते हैं और म मिलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, जो मात्रा ऊपर में एक छोटे से रेफ के रूप में लगाई जाती है। प में एक छोटा रेफ लगाने के बाद अगर आप र लिखते हैं तो वो प्र बन जाता है, जैसे प्रश्न और प्राचीन हम लिखते हैं। बच्चों, अब मैं आपको उन स्वर और व्यंजन के बारे में बताती हूँ जिनका उच्चारण स्थान निश्चित होता है। जैसे कंठ से आप अ, आ, क, ख, ग, घ का उच्चारण करते हैं। तालव्य से आप च, छ, ज, झ का उच्चारण करते हैं। मूर्धन्य से आप री, ट, ढ, ड़ इत्यादि का उच्चारण करते हैं। दंत से आप त, थ, द, ध का उच्चारण करते हैं। ओष्ठ से आप प, फ, ब, भ, म का उच्चारण करते हैं। नासिक से आप अ, ड, त्र, अ, न, म का उच्चारण करते हैं। दंतोष से आप व का उच्चारण करते हैं। कंठोष से आप ओ और अ का उच्चारण करते हैं। कंठ और तालव्य से आप ए और ए का उच्चारण करते हैं। इसके अलावा और ह और आ का उच्चारण स्वर यंत्र से होता है। बच्चों, उच्चारण के आधार पर भी व्यंजन के 2 भेद होते हैं: अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है और कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ग, ड़, च, ज इत्यादि। अब बच्चों, मैं आपको महाप्राण व्यंजन के बारे में बताती हूँ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में लगता है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे ख, ग इत्यादि। स्वर के कंपन के आधार पर भी बच्चों व्यंजन के 2 भेद होते हैं: सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। सघोष वर्ण जिन व्यंजनों के उच्चारण में
स्वर वायु यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें अघोष स्वर्ण कहते हैं, जिसमें स्वर है अ आ और व्यंजन है ग घ इत्यादि। अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण यंत्रिका में कंपन नहीं होता उसे अघोष वर्ण कहते हैं, जैसे क ख ग घ इत्यादि। और आखिरी में बच्चों मैं आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बतला रही हूँ। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जिन शब्दों में प्रयुक्त वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय स्वर रहित व्यंजन तथा स्वरों को अलग करके लिखा जाता है, जैसे कि कमल, अगर हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो हो जाएगा क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अगर हम मैदान का वर्ण विच्छेद करते हैं तो म प्लस ए प्लस द प्लस आ प्लस न प्लस अ हो जाएगा। आशा है बच्चों आपने अपना पाठ तो बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। अब मैं आपको इसके मुख्य पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको पूरे पाठ की समरी समझ में आ जाएगी। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों का निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। जिन स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखा जाता है तो स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है। प्रत्येक वर्ण का पांचवा व्यंजन पश्चाक्षर कहलाता है, इसे हम अनुस्वार के रूप में जानते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी किया जाता है यह स्वर अनुनासिक कहलाता है। आशा है बच्चों आपने इस समरी को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और समझा होगा। और अब बच्चों आपकी स्क्रीन पर आपका प्रश्न नजर आएगा। बच्चों आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न नजर आ रहे हैं, क ख ग घ और अंगा। इन प्रश्नों का अगर हो सके तो आप उसे देखकर उत्तर लिखने का प्रयत्न करेंगे, नहीं तो आगामी क्लास में मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर लिख करके बताऊंगी।